वेलकम टू मंत्रा क्लासेस। हम लोग सेट प्रैक्टिस कर रहे थे। आज हम लोग का सेट नंबर 6 होगा, जिसमें बीपीएससी पीआरटी के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। सेट 1 to 5 हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। सेम पैटर्न पे आपको सेट 6 देखने को मिलेगा। अब 5 सेट के बाद मतलब 100 सवाल के बाद क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, ताकि आप लोग प्रैक्टिस सही से कर पाइएगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का परिमाप 52 मीटर है और उसका छोटा विकर्ण 10 मीटर है। विकर्ण की लंबाई क्या है? छोटा विकर्ण अगर 10 मीटर है तो यहाँ लिखना था बड़ी विकर्ण की लंबाई। हमसे पूछा गया है किसका लंबाई, बड़ी विकर्ण का लंबाई कितना होगा। आप लोग यहाँ लगा दीजिए, बड़ी विकर्ण की लंबाई कितना होगा। देखिए, समचतुर्भुज का सबसे पहले थ्योरी पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज क्या होता है। समचतुर्भुज में चारों भुजा बराबर होगा, पहला तो ये रूल है। समचतुर्भुज का जो विकर्ण है एक दूसरा को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है, दूसरा रूल। तीसरा रूल यह है कि समचतुर्भुज का जो विकर्ण है वो एक दूसरा को समद्विभाजित भी करता है। अब ये तीनों रूल को आप फिगर के माध्यम से समझिए। मान लीजिए हम ये समचतुर्भुज बना दिए। अब इस समचतुर्भुज में चारों भुजा हम बोले कि बराबर होगा, तो अगर इसका पेरीमीटर 52 है तो हर भुजा 13-13 होगा, तब ना 13 चौका 52 पूरेगा, तब भुजा हो गया 13। उसका छोटा विकर्ण 10 मीटर है। अब इसका विकर्ण जो होगा, एक विकर्ण तो यहाँ होगा और दूसरा विकर्ण जो होगा यहाँ पे होगा। अब कहा है कि एक विकर्ण 10 है। मान लीजिए कि ये वाला जो उजला वाला आप देख रहे हो विकर्ण छोटा वाला है, तो 10 है। हम कह रहे हैं कि विकर्ण जो है एक दूसरा को समद्विभाजित करते हैं, इसका मतलब बराबर बराबर बांटता है। तो अगर ये पूरा 10 है, इसका मतलब ये 5 है, तो ये भी 5 है। पहला बात तो ये। एक और रूल बोले कि उसका जो विकर्ण होगा एक दूसरा को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। इधर भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90, चारों तरफ 90। हालांकि हमको मतलब सिर्फ एक तरह से है, एक ही साइड में आप रखिए और आंसर मिल जाएगा। अगर ये 5 है और ये बड़ी विकर्ण है, तो मान लेते हैं कि अगर ये x होगा तो ये भी x होगा। पहला बात तो ये। अब सिर्फ और सिर्फ हम एक त्रिभुज बना रहे हैं, उस पर फोकस कीजिए। ए बी और यहाँ रख देते हैं वो। आप सिर्फ और सिर्फ त्रिभुज ए बी और ओ पर फोकस करिए। हम इस बड़ी वाली विकर्ण का लंबाई कितना मान लिए? 2x मान लिए। तो 2x अगर माने तो यहाँ से यहाँ तक x हुआ और यहाँ से यहाँ तक का x हुआ, क्या कि विकर्ण समद्विभाजित कर रहा है। आप त्रिभुज ए बी ओ में देखिएगा तो समकोण त्रिभुज बन रहा है। और समकोण त्रिभुज में जानते हैं कि आधार स्क्वायर जो लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर के बराबर। और आधार लंब कौन होता है? अगर आप यहाँ समकोण त्रिभुज बनाइएगा तो यहाँ 90 डिग्री हुआ, तो 90 डिग्री से सटा हुआ ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो इसी इस दोनों में से x और 5 में से कोई एक बेस और एक कोई परपेंडिकुलर होगा। तो कोई भी हो, मान लेते हैं कि x जो है आधार है, तो आधार स्क्वायर प्लस में अगर 5 अब लंब स्क्वायर हो गया तो 5 स्क्वायर, आधार स्क्वायर जो लंब स्क्वायर बराबर में क्या होगा? कर्ण स्क्वायर। त्रिभुज में कर्ण का काम कौन कर रहा है? ए बी का मान कितना दिया हुआ है? 13, तो 13 का स्क्वायर हो गया। अब x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर हो गया 169। जब 169 में से आप 125 घटाइए तो कितना बचेगा? 144। तो x का मान कितना हो गया? रूट अंडर 144। और रूट अंडर 144 का मतलब कितना हो गया? 12 हो गया। इसका मतलब है हमको x का मान मतलब a से लेके o का लंबाई कितना निकल के आया? a से o का लंबाई आया 12 निकल के। तो o से लेके यहाँ तक का, यहाँ भी मान लेते हैं c है, तो o से c का लंबाई कितना होगा? 12 होगा। पूरा विकर्ण कितना हुआ? ac हुआ। तो पूरा कितना हो जाएगा? 12 + 12 बराबर 24 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर 24 मीटर। एक बार फिर समझिए, क्वेश्चन आसान। जब पेपर में आएगा आपको थ्योरी याद रहेगा। समचतुर्भुज जैसे ही देखिएगा सीधा कहिएगा एक समचतुर्भुज बना लिए। अब इसका एक विकर्ण 10 है, इसका मतलब इधर भी 5 तो इधर भी 5। एक विकर्ण नहीं दिया, हम मान लेते हैं 2x है, तो ये x हो जाएगा, ये x हो जाएगा। अब सब परिमीटर पेरीमीटर अगर 52 है तो एक भुजा 13 होगा, आप 13 कर दिए। अब ट्रिपलेट याद होगा तो सीधा कहिएगा 5 12 13। यहाँ 90 डिग्री तो बन ही रहा है, रूल है, याद है, लिखना जरूरी ही नहीं है कि हम दर्शाएं कि 90 है। तब 5 12 13 ट्रिपलेट याद भी रखना है कैलकुलेशन स्पीड करने के लिए। तो x का मान 12 है, इसका मतलब विकर्ण 12 + 12 24 आंसर डायरेक्ट लगाइए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। नंबर सिस्टम का सवाल है। आप जानते हैं, मान लीजिए कि अगर एक का स्क्वायर करना है तो एक आएगा। अगर इसके पहले अब आप 21 लगा दीजिए, 321 कहिए, 5321 का स्क्वायर कहिए, कुछ भी कहिए। जब 5321 में 5321 से गुना करिएगा तो एक में एक से गुना होगा, तब इकाई का अंक क्या आएगा, एक ही आएगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं आएगा। इसका मतलब है, आप सीधा समझ सकते हैं हम लोग कि अगर यूनिट डिजिट कोई भी संख्या हो, अगर यूनिट डिजिट एक है और उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, एक। अगर कोई संख्या के यूनिट डिजिट इकाई के अंक में 2 है, उसका अगर स्क्वायर करना है तो पूरा का स्क्वायर करेंगे, उसके इकाई अंक में क्या आएगा, 4 आएगा। अगर 3 है तो उसके इकाई अंक में क्या आएगा, 9। अगर 4 है तो 4 चक 16, उसके इकाई अंक में क्या आएगा, 6 आएगा। अगर 5 है तो उसके इकाई अंक में क्या आएगा, 25, मतलब 5 आएगा। अब फिर 6 है तो 6 का स्क्वायर 36, 6 आएगा। फिर से आएगा 7, 7 का स्क्वायर 49, 9 आएगा। फिर आएगा 8, 8 का स्क्वायर 64, तो 4 आएगा। फिर आएगा 9, 9 का स्क्वायर कितना है, 81, तो 1 आएगा। और एक आगे अगर मान लीजिए 10 है संख्या, मान कोई भी संख्या जिसके इकाई अंक में 0 है, उसका अगर आप स्क्वायर करिएगा, जब हम उसका स्क्वायर करेंगे तब क्या आएगा, 0 आएगा। हो गया। इसका मतलब संख्या छोटा से बड़ा आप कोई भी ले लीजिए, उसके यहाँ इकाई अंक में अगर आना भी होगा तो सिर्फ और सिर्फ जब भी आएगा तब आएगा 0, 1, 4, 9, 6, 5। जैसे अब ऑप्शन में आइए, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग नहीं हो सकता है। 26,569 की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 26,569 में कोई भी संख्या का वर्ग होगा, तो यूनिट डिजिट में 9 आ रहा है तो हाँ, हो सकता है कि वर्ग होगा। यहाँ देखिए 2 आ रहा है, इकाई के अंक में कोई संख्या के स्क्वायर करने से 2 आ रहा है, कभी नहीं, तो ई संख्या आंसर नहीं होगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद लिखा हुआ है 30,976, यूनिट डिजिट 6, हाँ ये हो सकता है। 28,561, हाँ ये भी हो सकता है। मतलब ऑप्शन ए, सी और डी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन बी जो है कभी भी स्क्वायर नहीं हो सकता है कोई भी संख्या को स्क्वायर करने से, क्योंकि स्क्वायर करेंगे इकाई के अंक में 2 है और 2 कभी आता नहीं है, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आप लोग नंबर सिस्टम नहीं पढ़े हैं या फिर कोई भी चैप्टर लग रहा है वीक है, ये हमको अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा सवाल अगर आ रहा है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। उस चैप्टर का थ्योरी यहाँ फाउंडेशन टीआरई 4 के लिए शुरू किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, उस लंबी से लंबी छड़ की लंबाई कितनी है जिसे एक 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े और 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखा जा सकता है। देखिए सबसे पहले तो मान लीजिए घनाभ दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए यहाँ से उठा लेते हैं घनाभ। जब आप घनाभ पे फोकस करिएगा, देखिए इस घनाभ में क्या देख रहे हैं, एक तो ये लंबाई होता है, दूसरा ये चौड़ाई होता है और ये तीसरा ऊंचाई होता है। अब इसमें लंबाई कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। एक भुजा कितना है, 9 मीटर, तो 9 मीटर चौड़ा है दिया हुआ है। ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 8 मीटर दिया हुआ है। कह रहा है इस कमरे में सबसे लंबी रखी जा सकने वाली छड़ की लंबाई बताना है। मान लीजिए आप जिस रूम में अभी पढ़ रहे उस रूम में सोचिए कि आप फर्श पे इस कोना से इस कोना रखेंगे वो लंबा होगा, या फिर इस कोना से इस कोना रखेंगे वो लंबा होगा, या फिर दोनों बराबर होगा, या फिर कोई और सबसे बड़ी भुजा होगी। तो आप इमेजिनेशन कर पाइएगा, तब सोचिएगा कि रूम में उस कोना में और इस कोना में आप जहां खड़े हैं उसके सामने दाहिना लीजिए या बायां का एक कॉर्नर लीजिए, और फिर आप अपने बैक में अगर इधर दाहिना लिए तो इधर बायां वाला बैक पोर्शन का लीजिए। तब देखिए कि उस कोना से उस कोना को अगर हम मिलाएंगे, मतलब यहाँ अगर फिगर में समझे इस कोना से लेके इस कोना तक मिलाएंगे तो सबसे बड़ी विकर्ण माने सबसे बड़ी भुजा निकलेगी। इससे लंबा इसमें रड रखा नहीं जा सकता, चाहे कोई भी वस्तु इसमें इससे लंबा नहीं रखा जा सकता। तो सीधा सीधा आपको नहीं लग रहा है कि विकर्ण हुआ, तो ये किसका विकर्ण हुआ, घनाभ का। और घनाभ का विकर्ण क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये रूट अंडर में होता है, यही होता है घनाभ का विकर्ण। और घनाभ के अंदर रखी जा सकने वाली सबसे लंबा छड़ पूछेगा तो उसका विकर्ण होगा। घन में रखी जा सकने वाली सबसे लंबा छड़ पूछेगा तो भी उसका विकर्ण नहीं होगा। अब डायरेक्ट याद रखिए, मतलब इतना फिगर बनाना, एक फॉर्मूला लिखना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से हम लोग डायरेक्ट अगर सॉल्यूशन देखें तो सीधा समझ गए क्वेश्चन पढ़ के कि लंबा छड़ मतलब विकर्ण, तब एल स्क्वायर, तब 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144।
प्लस 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81 होगा, प्लस 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 होगा। आप इसका वर्गमूल निकाल दीजिए, जोड़ दीजिए, सबको एक साथ ले आइए। 4 1 5 4 9 हो गया, 6 8 14 4 18 हो गया, हासिल 1 हो गया, 1 और 1 2 हो गया। कितना आया 289। आप डायरेक्ट याद रखिए कि 289 को जब रूट से बाहर निकालेंगे क्या आएगा 17 आएगा। तो सबसे लंबी रखी जा सकने वाली छड़ कितना होगा 17 मीटर होगा। क्वेश्चन मीटर में, आंसर भी मीटर में होगा। हमारा आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी 17 मीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 150 मीटर लंबी ट्रेन उत्तर दिशा की ओर 144 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। वह एक 250 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगा। जब 150 मीटर लंबा ट्रेन है, 250 मीटर लंबा पुल है, इसका मतलब टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, तो 150 और प्लस में 250 कितना हो गया 500 हो गया, 400 हो गया, सॉरी 400 मीटर टोटल ट्रेवल करना है। अब ये जो ट्रेवल करना है वो कितना की स्पीड से करना है 144 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से करना है। इसका मतलब ये हो गया दूरी। अब बटा में अगर आप लिखिएगा चाल तक क्या निकल के आएगा टाइम निकल के आएगा, लेकिन ये सब मीटर में दिया हुआ है और ये किलोमीटर प्रति घंटा में, सही तो है नहीं। आप इसको मीटर पर सेकेंड में बदल दीजिए। किससे गुना करते हैं 5/18 से, 18 चला जाएगा ऊपर, 18 से काटिएगा 8 बार हो जाएगा, 8 पछे 40, 40 से 400 कटेगा 10 बार में। टाइम कितना आया 10 सेकेंड आ गया। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत सिंपल सवाल है, सिंपल सवाल है तो आपसे बनना चाहिए एकदम 7 से 8 सेकेंड, 10 सेकेंड मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 के पावर x प्लस 8 है और 27 के पावर 2x प्लस 1 है, तो x का मान बताइए। अब जिसका मान बताने वो है कहाँ पावर में है, तो कोई भी समीकरण का अगर वैल्यू निकालना है उसको हल करना है तो स्वाभाविक बात है बराबर के तरफ जीरो होना चाहिए, इक्वेशन बनना चाहिए प्रॉपर। अब प्रॉपर इक्वेशन तो ये बन नहीं रहा है। अब बनाने के लिए क्या करेंगे, हम सोच रहे हैं कि ऐसा इक्वेशन कुछ बनना चाहिए, लेकिन यहाँ 3 है यहाँ 27 है, सही तो है नहीं। अगर हम पढ़े हुए 8 क्लास का में घातांक एवं करनी में कि अगर आधार बराबर है तो पावर बराबर होगा, तो क्या वो करना संभव है, तो हाँ संभव है। कैसे देखिए, 3 के पावर x प्लस 8 तो दिख ही रहा है, 27 के जगह आप 3 के पावर 3 लिख सकते हैं, 27 हो गया। अब पहले से क्या है मौजूद वहां पे 2x प्लस 1, उसको लिख दिए। अब आपको पावर बराबर करने के लिए जो कंडीशन है कि आधार का बराबरी होना जरूरी है, क्या बराबर है, तो हाँ है, तो इसका मतलब है कि अब पावर क्या हो जाएगा बराबर, तो x प्लस 8 बराबर हो जाएगा 3 इंटू 2x प्लस 1 का। गुना कर दीजिए, x प्लस 8 बराबर है कितना आ जाएगा 6x प्लस में 3 आ जाएगा, इधर 3 आएगा तो कितना बन जाएगा 5, x उधर जाएगा तो कितना बन जाएगा 6x माइनस x बराबर 5x, तो x बराबर कितना हो गया 5/5 मतलब 1, तो x का मान क्या निकल के आया 1 निकल के आया। अगर आपको इस आंसर पे डाउट है आप 1 को उसमें पुट करके देख लीजिए कि बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 11 और 90 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है। देखिए, समांतर श्रेणी नाम का एक चैप्टर है क्लास 10th में जिसमें पढ़ते हैं, एपीजीपी कहते हैं। फर्स्ट टर्म को ए से सूचित करते हैं, सार्वंतर मतलब कॉमन डिफरेंस जो होता है उसको डी से डिनोट करते हैं। एन से नंबर ऑफ टर्म हो गया कि कैमा पद है, टीएन माने कोई लास्ट टर्म को टीएन मान लेते हैं और फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए इसमें कैसे डायरेक्ट बनाइएगा, सो फॉर्मूला लगाइएगा। 11 और 90 के बीच होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए 11 तो 7 से नहीं कट रहा है, अगर यही क्वेश्चन में रहता मान लीजिए कि 14 और 90 के बीच में, अगर 14 और 90 के बीच में रहता तो आप 14 को कंसीडर करते, नहीं करते। ऐसा क्वेश्चन आ चुका है बीपीएससी में, क्योंकि 14 तो 7 से कट रहा है, बात तो सही, आप तो यही सोचे, लेकिन कह रहा है 14 और 90 के बीच में, इसीलिए 14 को नहीं कंसीडर किया जाता है। अगर वैसा क्वेश्चन रहता तब, लेकिन यहाँ क्या है सो देखिए, 11 और 90 के बीच का चर्चा किया है, तो 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा, 15 होगा, ऐसे ऐसे करके कहाँ तक होगा, फिर 88 होगा, 89 होगा, 90 होगा। आगे देखिए, आप देखिए 11 और 90 के बीच में प्रथम कौन संख्या है जो 7 से विभाजित है, 11 है नहीं, 12 नहीं, 13 नहीं, 14 है, हाँ तो 14 है 11 से 90 के बीच में।
तो 14 विभाजित है। 14 से जस्ट अगला कौन विभाजित होगा? इसमें 7 जोड़ दीजिए, क्या है कि 7 से बताना है तो 21 होगा। इससे जस्ट अगला कौन होगा? तो 28 होगा। यही सब संख्या किससे विभाजित है? 7 से विभाजित है। अब बताइए कि अंतिम कौन है जो विभाजित होगा? जो 90 या 90 से पहले, क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, 90 के बीच में, तो 90 से जस्ट पहले होना चाहिए। तो देखिए 89 है नहीं, 90 है नहीं, तो आप एकाएक करके चेक करिएगा। उससे अच्छा एक और सुविधा है कि 7 का पहाड़ा पढ़िए। 7 का पहाड़ा 10 तक नहीं, आगे तक पढ़िए। 7 में जब आप 13 से गुना करिएगा तो 91 आ रहा है। तो 91 तो विभाजित है नहीं, इसे भी बॉर्डर, 91 विभाजित है लेकिन बॉर्डर पार कर गया 90 का, इसीलिए 91 तो होगा नहीं। तो 13 बार वाला नहीं हुआ, तो आप पहले ही आइए 12 बार में आइए। तो 7 गुने 12 कितना? 84। इसका मतलब है अंतिम जो 84 है वो 7 से कट रहा है 11 और 90 के बीच में। आगे आइए, इसका मतलब है इसमें लास्ट सीरीज क्या होगा? 84। सूत्र क्या है? फर्स्ट टर्म को क्या लिखते हैं? ए का मान क्या दिया हुआ है? 14। अंतिम पद क्या दिया हुआ है? टीएन 84। कैमा पद है वो नहीं पता है, तो इसीलिए एन के जगह एन लिखा गया, मतलब एन बराबर वाट। उसके बाद कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या करते हैं? दूसरा टर्म माइनस पहला टर्म। 21 में से 14 जब घटाई तो कितना आएगा? 7 आएगा। अब इसका इस्तेमाल करेंगे किस पे? फॉर्मूला पे। फॉर्मूला क्या होता है? टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। अब टीएन कितना है? 84 है, बराबर ए कितना है? 14 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। और डी का मान कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है, यहाँ 7 लिख दीजिए। 84 में से अब इधर 14 है, प्लस में उधर, तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, घटेगा, कितना बचेगा? 70। 7 अभी तक खत्म हो गया, अब बच गया क्या? एन माइनस 1 गुने 7, तो गुना में 7 है तो क्या आ जाएगा? भागा में 7, बराबर है एन माइनस 1। तो एन माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा? 10 प्लस 1 मतलब 11 हो जाएगा। इसका मतलब 14 से लेके 84 तक की अगर हम बात करेंगे तो टोटल कै टर्म है जो विभाजित है 7 से? 11 टर्म है। हमारा आंसर हो गया 11। अब आप सोच रहे होंगे कि सवाल सॉल्व करने में बहुत समय लगा, नहीं लगा। पहले देख लिए कि, अब शॉर्टकट समझिए कितना स्पीड में सॉल्व कर सकते हैं। 11 और 90 के बीच का पूछा है, तो आप 11 90 को भूल गए। आप देखिए कि 11 से जस्ट आगे कौन है? तो 7 दूना 14, 14 है, तो आप सीधा सोच लिए कि चलिए पहला तो 14 कंफर्म हो गया। फिर आए 90 से जस्ट पहले, तो देखिए 63 91 होता है, 91 तो है लेकिन 90 पार कर जा रहा है, इसका मतलब पहले आएंगे तो 12 7 84, इसका मतलब अंतिम कौन होगा? 84 हो जाएगा अंतिम। अब देखिए कह रहे 7 से विभाज्य होना चाहिए, तो पहला टर्म निकल गया, अंतिमा टर्म निकल गया। आपको कॉमन डिफरेंस ऐसी पता है कि 7 7 का अंतर होगा। तो अब यहाँ से आप इन दोनों तो कै सेकंड में सोचे? 5 सेकंड में सोचे। अब यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला पे बैठा दीजिए, बात खत्म हो गया। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 7 में। एक और इसका एक पैटर्न होता है, अगर इससे भी शॉर्टकट देखना है, जैसे यहाँ 84 है, आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म तो पता चल गया। आप क्या कीजिए? 84 में से 14 को घटा दीजिए, ज्यादा कुछ नहीं करना। 84 माइनस 14, 7 7 के गैप पे होना चाहिए, तो किससे भाग दे दीजिए? 7 से भाग दीजिए। हर क्वेश्चन में ऐसे ही करिए, और बाद में एक प्लस कर दीजिए उसमें। 84 माइनस 14 कितना होगा? 70 होगा। 70 बटा 7 कितना होगा? 10 होगा। 10 प्लस 1 कितना होगा? 11 होगा। और हमारा आंसर क्या है? 11। ये भी होगा, लेकिन पहले मेथड जानिए। मेथड जानिए तो खुद दिमाग में क्रिएट हो जाएगा कहां से आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त के व्यास को 75% तक बढ़ाने पर क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? देखिए आप जानते हैं कि जो रेडियस होता है वो डायमीटर का क्या होता है? आधा होता है। और जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। मतलब क्षेत्रफल में हमको मतलब किससे है? रेडियस से। अब मान लीजिए कि व्यास को बढ़ाया गया, तो एक तो आप समझ जाइए कि जितना परसेंट व्यास बढ़ाएगा ना उतने परसेंट रेडियस भी बढ़ता है। क्यों? क्या कि वो कट कुट जाता है लास्ट में। कैसे करता है अभी देख लेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है कि हाँ हम रेडियस मान लिए, व्यास को कैसे। अब मान लेते हैं कि पहला जो वृत्त है, पहला वृत्त का त्रिज्या r1 है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? पाई r1 स्क्वायर। दूसरा वृत्त का त्रिज्या हम मान लेते हैं r2 है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? पाई r स्क्वायर। अभी दोनों के बीच में क्या लग गया? रेशियो।
प्रतिशत वृद्धि बताना है। आप डायरेक्ट अगर बनाते हैं तो इसको इधर से काट देते हैं, जितना परसेंट बढ़ गया वो डायरेक्ट निकालते हैं, तो आप यहाँ पाई से पाई काट दीजिए, उसका तब कोई मतलब ही नहीं रहा। आगे आइए, मतलब रेडियस से रेडियस का मतलब रहा, ये रेडियस का स्क्वायर, रेडियस के जगह आप d1 बटा में 2 का स्क्वायर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर यहाँ भी अगर त्रिज्या r2 है तो व्यास इसका d2 रहा होगा, d2 बटा r का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर लिख देते हैं। आप देख रहे हैं कि 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, बटा में 4 से 4 कट ही जाना है, तो इसका मतलब यहाँ जो r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर था, यहाँ भी आ गया d1 स्क्वायर और d2 स्क्वायर आ गया, जो यहाँ था वही यहाँ आ गया, अंतर थोड़ा भी पड़ा नहीं पड़ा। इसका मतलब आप लिख सकते थे डायरेक्ट कि जो रेडियस दिया हुआ है वही व्यास हो जाएगा, और जो व्यास दिया हुआ है वही रेडियस हो जाएगा। परसेंटेज में कोई अंतर नहीं, इसे सवाल में डिफरेंस है, जब परसेंटेज निकालना और रेशियो निकालना तो एक्चुअल वैल्यू का कोई काम नहीं, तो एक्चुअल वैल्यू का जब कोई काम नहीं तो हम डायरेक्ट मानेंगे। तब इतना को एक तरफ आप साइड करिए। अब डायरेक्ट क्या समझना है कि व्यास को 75% बढ़ा है, इसका मतलब 75% रेडियस भी बढ़ा होगा। हम मान लेते हैं कि पहले का रेडियस 75% का मतलब क्या होता है, 3/4, तो हम मान लेते हैं कि पहले का रेडियस क्या था, 4, ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो, 100 से ज्यादा आसानी होगा यहाँ। अगर पहले रेडियस 4 था, अब बढ़ा कितना, 75%, तो 4 का 3/4 क्या होगा, 3, तो 3 बढ़ गया, तो अब रेडियस कितना हो गया, 7 हो गया। अब क्षेत्रफल के रेशियो कैसे निकलेगा, r1 स्क्वायर कहिए, r2 स्क्वायर कहिए, d1 स्क्वायर कहिए, d2 स्क्वायर कहिए, बात बराबर है, तो 4 गुने 4 हो जाएगा, रेशियो 7 गुना में 7 हो जाएगा। इधर आ गया 16, इधर आ गया 49, कितना बढ़ गया यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 33 बढ़ गया। 33 बढ़ा, कितना पर बढ़ा, 33 16 पे बढ़ा, और गुना में 100% हो गया। 4 से काटिए 4 बार, 4 से काटिए 25 बार, कैलकुलेशन करिए। जब आप 25 में 33 से गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा, 25 तिया 75 के 5 हासिल 7, 25 तिया 75 और 7 कितना होता है, 82। अब बटा में आ गया 4, भाग लगाइए, 4 एकम 4, ऐसे तो स्पष्ट हो रहा है कि 4 दूना 8, 200 से ज्यादा आंसर होगा। एक ही ऑप्शन दिख रहा है 200 से ज्यादा, उपयुक्त में से कोई नहीं होने का चांस नहीं है, कि जब 5 लगा हुआ तो पूरा पूरा कटबे करेगा लास्ट में। लेकिन आप करके देखिए, 4 से क्या बार में कटेगा, 2 बार में, 4 दूना 8, अब बच गया क्या, 2 नहीं लगेगा 0, अब क्या हो गया 25, 4 छक 24 दशमलव, अब बचा 1 दशमलव के बदला 0, तो 4 दूना 8, अब बचा फिर 2, तब 20 हो गया, 4 पचे 20, 206.25% हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। एक बार फिर समझिए, वृत्त के व्यास में अगर प्रतिशत वृद्धि कहेगा तो आप समझिएगा कि रेडियस में प्रतिशत वृद्धि है, कोई अंतर ही नहीं, क्या कि लास्ट में कटी जाने, हमको रेशियो से मतलब है, रेशियो पे काम करना है। तब डायरेक्ट क्या किए, 75% था, अगर हम 100 मानते तो उधर 175 होता, थोड़ा सा लग रहा है कैलकुलेटिव होता। हम 75% का मतलब जानते हैं 3/4 होता है। हम मान लिए कि पहले त्रिज्या कितना था, 4, अब 3/4 गुना हो गया तो 3/4 करिएगा तो क्या आएगा, 3, तो 3 बढ़ के कितना हो गया, 7। तो जो फॉर्मूला होता है वृत्त के क्षेत्रफल का क्या, पाई आर स्क्वायर, तो पाई से पाई तो मतलब ही नहीं है, आर स्क्वायर से मतलब है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 7 का स्क्वायर कितना, 49, 16 से कितना बढ़ा, 49 हुआ, 31 बढ़ गया, बटा 16 गुना में 100%, डायरेक्ट लिख दी 206.25%। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है आप कमेंट करिए, बताइए, दोबारा समझा के शॉर्ट्स वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। सनी और सोनिया एक व्यवसाय के दौरान 9:7 के अनुपात में निवेश करते हैं। पार्टनरशिप का सवाल है, पार्टनरशिप चैप्टर एकदम इजी, आप सिर्फ इतना याद रखिए कि कितना रुपया आप इन्वेस्टमेंट किए और कितना समय के लिए किए, आप फिर दूसरा आदमी कितना रुपया किया, कितना समय के लिए किया, दोनों को गुना करिए, काट कूट करिए, रेशियो निकालिए, वही रेशियो आपका फायदा का हो गया, मतलब प्रॉफिट उसी रेशियो में आपका बटेगा। देखिए कैसे बनेगा, 2 आदमी है, एक सनी है और एक सोनिया है, 9:7 के अनुपात में निवेश करते, मतलब अगर ये 9 रुपया निवेश करता है तो ये मार्केट में कितना निवेश करता है, 7 रुपया। यदि पूरे लाभ का 20% दान में आता है और सनी का हिस्सा 18,000 रुपए है, फिर से समझिएगा, जितना प्रॉफिट होगा सबसे पहले तो उसका 20% दान में चला जाएगा,
अब इसमें समय का चर्चा किया है? नहीं किया गया है। तो इसका मतलब है कि समय दोनों के लिए बराबर होगा। अगर इधर 1 साल तो इधर भी 1 साल, तो 1 साल से 1 साल कट गया, चाहे 12 महीना से 12 महीना कट गया। तो जो इन्वेस्टमेंट था वही क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसका मतलब प्रॉफिट का रेशियो 9:7 आ गया। आगे समझिए, मान लीजिए कि टोटल जो लाभ था 100% था। अब वो 100% में दान क्या परसेंट कर दिया, 20% कर दिया। अब अगर 100% में 20% दान कर दिया तब बचा क्या परसेंट, 80% बच गया। क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है कि सनी का हिस्सा 18,000 है। मतलब ये जो सनी है जो 9 के हिसाब से प्रॉफिट लेता है, कितना ले रहा है, 18,000 ले रहा है। तो इन 9 का ही तो वैल्यू 18,000 दिया हुआ है। तो 9 का वैल्यू 18,000, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2,000, या फिर कहिए कि 2,000 से गुना है। तो सेम ये जो सोनिया है वो कितना है, 7। तो 7 दूना कितना हजार हो जाएगा, 14,000 हो जाएगा। मतलब ये अगर 18,000 रुपया लिया है तो ये 14,000 लिया होगा। दोनों मिल के कितना ले लिया, 32,000 रुपया ले लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि टोटल प्रॉफिट 32,000 का हुआ होगा तभी ना बांटा होगा। नहीं, प्रॉफिट में से तब 20% दान में दे आया। तो जितना टोटल प्रॉफिट हुआ था उसका कै परसेंट है, 80% ही है। तो ये जो 32,000 आप देख रहे हैं, 32,000 वो टोटल प्रॉफिट का सिर्फ और सिर्फ 80% है। तो टोटल प्रॉफिट का 1% 32,000/80, और टोटल प्रॉफिट निकालना है तो 100%। काट दीजिए, 0 से 0 गया, 8 से कट गया 32, 4 बार में 4 एकम 4, और 4 पे 4 को 0 बैठा दीजिए। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ई। आया समझ में? सीधा समझना है, कितना रुपया आप मार्केट में लगाएं, कितना समय के लिए लगाएं, दोनों के गुना करिए, प्रॉफिट का रेशियो निकल के आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9, ए, बी और सी की दक्षता 2:3:4 के अनुपात में है। वे मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। समान कार्य को ए अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए, क्षमता मतलब क्या, आप समझ के चलिए कि डेली उतना काम कर रहा है। तो ए जो है डेली कितना काम कर रहा है, 2। बी डेली कितना काम कर रहा है, 3। सी डेली कितना काम कर रहा है, 4। तीनों मिल के एक दिन में कितना काम करेगा, 4 3 7 और 2 9। तीनों मिल के एक दिन में काम करेगा कितना, 9 काम। एक कार्य को तीनों मिल के कै दिन में पूरा कर रहा है, 6 दिन में पूरा कर रहा है। अगर डेली 9 काम कर रहा है, 6 दिन लग गया, इसका मतलब टोटल 54 काम रहा होगा, 9 गुने 6, तब ना 54 काम रहा होगा। और डेली 9 को कर रहा है तब जाके 6 दिन लग जा रहा है। तो हम कैसे निकाले टोटल वर्क, टोटल इफिशियंसी इनटू में टोटल समय। आगे आइए, अब काम टोटल कितना आ गया, 54। समान कार्य को ए अकेले कितने दिनों में पूर्ण कर सकता है। टोटल काम है कितना, 54, और डेली ए कितना करता है, 2 काम करता है। तो 54 काम करने में कितना दिन लगेगा, 54/2 मतलब 27 दिन लगेगा। एकदम बेसिक सवाल है। ऑप्शन नंबर बी आंसर। 5 सेट से 6 सेट हटा हुआ है, डिफरेंट जानबूझकर बनाएगा, और इसीलिए वीडियो को एकदम धीरे धीरे लेके चल रहे हैं। आप कोशिश करिए 100 क्वेश्चन के बाद इसको ग्रेस्प करने का, कि हम समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। लेवल यही रहेगा पेपर का, कुछ क्वेश्चन वैसा रहेगा, कुछ क्वेश्चन ऐसा रहेगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा जो मैक्सिमम बच्चा से छूटने वाला, वही आपका रैंक डिसाइड करेगा और आपको एवरेज से बाहर निकालेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, अमन, विमल और चरण का वेतन क्रमशः 1 2 3 के अनुपात में है। अगर अनुपात में, इतना ही से पहले समझिए, एक का 1 रुपया है मार्केट में, इस सैलरी 1 रुपया है, एक का 2 रुपया है और एक का 3 रुपया। अनुपात दिया हुआ, एक्चुअल नहीं है। अगर हम इस अनुपात में अपना मन से सब में 0 0 बैठा दें तो क्या गलती हो जाएगा। अब अनुपात, आप जब यहाँ अनुपात लगाइएगा और 2 0 से 2 0 से 2 0 काट दीजिएगा तो ले दे के तब फिर 1 2 3 आ ही गए, तो टेंशन क्या है। अब क्यों लगाए वो समझिए, जब आप खूब प्रैक्टिस करिएगा समझ में आ जाएगा कि क्यों लगाया जाता है। देखिए, यदि उनके वेतन में 25%, 10% और 20% की अनुमति है तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा। यहाँ अनुमति नहीं लिख के लिखना था, वृद्धि है, वृद्धि हुआ है उसके सैलरी में। देखिए,
जब ए के सैलरी में 25% का वृद्धि होगा तो 100 का 25% कितना होता है, 25 रुपया। तो सैलरी 100 था, 25 बढ़ गया, वो कितना जाएगा, अब 125 रुपया हो जाएगा। बी के वेतन में 10% का वृद्धि है, तब वेतन में 10% की वृद्धि, तो 200 का 10% कितना होता है, 20 रुपया होता है। तब पहले सैलरी 200 था, 20 रुपया बढ़ जाएगा तो क्या रुपया हो जाएगा, 220 रुपया हो जाएगा। सी के वेतन में 20% का वृद्धि हो रहा है, तो 300 का 20% कितना होता है, 60 होता है। तो सैलरी पहले 300 था, 60 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। नया सैलरी तीनों का निकाल दिए कि नहीं निकाल दिए। अब देखिए अनुपात पूछा है कि अनुपात क्या होगा, काट दीजिए। 5 से 25 बार में, 5 से 44 बार में, 5 से 72 बार में, और कटेगा नहीं कटेगा। आंसर हो गया 25, 44, 72। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन है x प्लस 1/x बराबर 2, x के पावर 100 प्लस 1/x के पावर 100। अलजेब्रा का क्वेश्चन है, लगभग हर चैप्टर से आपको 20 क्वेश्चन को कवर किया गया है। सवाल तो किसी को लगा होगा कि बहुत मुश्किल है और किसी को लगा बहुत आसान है तो एक्चुअल में आसान। अगर आप अलजेब्रा का बेसिक भी जानते होंगे ना तो बन जाएगा। वैल्यू पुटिंग एक कंसेप्ट होता है, वैल्यू पुटिंग। वैल्यू पुटिंग क्या कंसेप्ट है कि आप, क्वेश्चन क्या कहता है कि जो हमारे पास पहले से ऑलरेडी मौजूद है आप उसको वेरीफाई कर दीजिए, और जो हम पूछ रहे हैं वहां हमको उठा के रख दीजिए। यही इसका कंसेप्ट है वैल्यू पुटिंग का। देखिए x प्लस 1/x बराबर 2 दिया हुआ है, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। हम मान लेते हैं कि x के जगह 1 होगा, मान के चलते हैं, तो इसका मतलब ही x के जगह दूसरा कुछ होगा कि वही होगा, वही होगा जो माने, तो यहाँ भी 1 हो गया। तो 1 प्लस 1/1 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1, जोड़ देंगे तब क्या हो जाएगा 2। क्वेश्चन भी तो कह रहा है कि हम 2 के बराबर हैं, इसका मतलब है कि हम जो x के जगह 1 माने, गलत माने कि सही माने, एकदम सही माने, तो x का मान जो है 1 वेरीफाई हो गया। अब यहाँ पे आइए, x के पावर में 100, इसका मतलब है पावर में आप 100 को भूल जाइए, उसको देख के डरना नहीं है, 100 नहीं है, प्लस 1 बटा 1 के पावर में फिर 100। अब 1 के पावर में 1 करोड़ ही रहता तो डरते थोड़ी, हम तो 1 के लिखते, प्लस 1 फिर 1 के पावर में 100 है तो फिर क्या लिखेंगे, 1 ही लिखेंगे। तो 1 प्लस 1 बराबर क्या आ गया, 2। आगे से उम्मीद है कि क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। अगर आप सही किए हैं तो आपका तैयारी ठीक चल रहा है। क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट देखेंगे, x प्लस 1/x बराबर 2, इसका मतलब है कि यहाँ 1 रखा है, 1 रखा है, तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, आंसर 2, डायरेक्ट 2 सेकेंड में काम खत्म। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 कलम का क्रय मूल्य 27 कलम के विक्रय मूल्य के समान है, ऐसा करा चुके हैं सवाल। देखिए मान लेते हैं कि 1 कलम का दाम सीपी रुपया है, तो 30 कलम का दाम कितना हो जाएगा, 30 गुने सीपी रुपया। मान लेते हैं कि 1 कलम का विक्रय मूल्य कितना है, एसपी रुपया है, तो 27 कलम का दाम कितना होगा, 27 गुने एसपी विक्रय मूल्य में। अब कह रहा है कि समान है, यहाँ पढ़ लीजिए, समान है, जितना में 30 कलम खरीदे हैं उतना में 27 कलम को हम बेच दिए, तो ये दोनों क्या है, बराबर है। आप निकाल लीजिए सीपी से एसपी का रेशियो, एसपी उठ के इधर चला आया तो इधर क्या होगा, 27/30, क्या हो जाएगा कट कुट के 9/10। मतलब अगर क्रय मूल्य 9 रुपया तब विक्रय मूल्य कै रुपया, 10 रुपया। इसका मतलब फायदा कै रुपया, 1 रुपया। अब 1 रुपया फायदा कितना पर हो रहा है, हर 9 रुपया पे हो रहा है। अब परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से मल्टीप्लाई। आप डायरेक्ट याद रखिए 1/9 का मतलब क्या होता है, 11.11% होता है। अब सोच रहे होंगे याद नहीं रखेंगे, हम उसी समय भाग लगा लेंगे, तो दूसरा याद करके टिक मार के आगे चल जाएगा, आप भाग लगाते रह जाइएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। कक्षा में 8 लड़कियों के औसत अंक 80 है। शॉर्टकट से इसको सिखाते हैं, समझिएगा। बेसिक 5 सेट में 2-3 बार करा चुके हैं। कक्षा है उसमें 8 स्टूडेंट है, उसका एवरेज मार्क्स कितना है, 80 है। लेकिन बाद में यह पाया गया कि लड़कियों के अंकों में से एक लड़की के अंक जो 74 थे, एक लड़की थी उसमें जिसका नंबर कितना आया था, 74,
गलत तरीके से 50 लिख दिया गया, लेकिन उसका गलती से मार्कशीट में कितना जोड़ा गया, 50 जोड़ा गया। स्वाभाविक बात है, आपका आंसर कम गया, आपका जो ओवरऑल आंसर हुआ वो कम गया होगा। मतलब आंसर करने का मतलब आपके मार्कशीट का नंबर, चाहे आप जो एवरेज निकाले सबका, वो कम गया ना। आप 74 के जगह आप सीधा 50 ले लिए। आप कितना भूल गए, कितना छोड़ दिए, कितना गलती कर दिए, 24 गलती कर दिए। अब जो आठों का एवरेज निकाले थे तो 24 छूट गया, सब में छूटा एगो में, लेकिन एवरेज के कहने का मतलब सब में छूटा। अगर यही आप शामिल किए हुए रहते तो ये 24 नंबर कई आदमी में बढ़ता, कई लड़की में बढ़ता, 8 लड़की में बढ़ता। मतलब सब के हिस्सा में कितना कितना बढ़ जाता, 3 3 बढ़ जाता। इसका मतलब एवरेज 80 नहीं रहता, 80 + 3 कितना रहता, 83 रहता, अगर सही सही कैलकुलेट करते। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। फिर समझिए, आप खुद सोचिए, आपके घर में 8 आदमी, 8 आदमी कोई क्यूज कंपटीशन किए, सब आदमी मिल के 80 नंबर लाए, जितना जितना लाए सबको जोड़ के 8 से भाग दिए, 80 आया। लेकिन कोई कह रहा है बाद में कि नहीं, हमारा आप 50 जोड़े हैं, होना 74 चाहिए था, इसका मतलब आप 24 तो उसका छोड़ दिए, तो 24 तो उसको बाद में जोड़ ही दीजिएगा। लेकिन फिर से कहेंगे नया एवरेज निकालिए, तो 24 तक कहेगा हम सब में बटेंगे, एवरेज भी निकालना है। तो 24 जब 8 आदमी में बटेगा तो सब में ना 3 3 बटेगा, तो इसका मतलब एवरेज जो है 80 से बढ़ के कहाँ हो जाएगा, 83। ऑप्शन नंबर ए आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। एक संख्या में पहले 25% की वृद्धि होती है, मान लेते हैं कि उस संख्या क्या है, 100 है। अब यहां लिखते हैं उस संख्या 100 में 25% की वृद्धि होती है, तो या तो कहिए कि संख्या 125 हो गया, या फिर कहिए संख्या जो हो गया 125% हो गया। आप परसेंट नहीं लिख के बटा में 100 लिख दे, कोई दिक्कत, 100 से 100 कट के 125 नहीं आ गया। तो डायरेक्ट भी कह सकते हैं, अगर संख्या में 25% का वृद्धि, इसका मतलब संख्या कितना हो गया, 125/100 हो गया। और फिर 20% की कमी होती है, इसका मतलब पूरा जो 125 निकल के आएगा उसमें 20% का क्या होता है, कमी। मतलब अब अपने आप का क्या परसेंट, 80% हो गया। अब यहाँ लिख दीजिए पूरा संख्या कितना हो गया, 80%। आप सोच रहे होंगे हम तो 125 लिख के गुना 80/100 करेंगे, लेकिन आप गलत सोच रहे हैं। क्यों गलत सोच रहे हैं, कि लास्ट में हम काट कुट करके खत्म कर देंगे। आप गुना करिएगा उतना देर में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आगे देखिए, अब संख्या इतना तैयार हो गया, पुनः 15% की वृद्धि होती है। अब फिर इसमें 15% बढ़ाना है, तो अब अपने आप का संख्या कै परसेंट हो जाएगा, 115% हो जाएगा। यदि परिणामी संख्या 92 है, मानी जो काट कुट के आएगा उस सब किसके बराबर है, 92 के बराबर है। क्वेश्चन खुद कहा है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। आपको निकालना क्या है, मूल संख्या। इसका मतलब क्या है, वो जो 100 आप माने वो क्या था एक्चुअल में, देखिए पहले ही बात बताइए कि आपको मान किसका निकालना है, 100 यूनिट का मान निकालना है। आप अब यहां से थोड़ा सा काट कुट करिए स्मार्ट तरीका से। 23 के पहाड़ा याद होगा, तो 23 चौका 92, 23 × 6 = 115, सीधा सीधा नजर हमको आ गया। अब इस 100 से इस 100 को उड़ा दिए, इस 0 से इस 0 को उड़ा दिए, 5 से हम 2 बार में उड़ा दिए, और ये 2 से हम इसको 4 बार में उड़ा दिए। अब देखिए, हम 4 से उसको उड़ा दिए 25 बार में, 25 से उड़ा दिए 5 बार में। अब यहाँ हमको क्या बच रहा है, कुछ बचा हुआ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। मतलब 5 गुना में 1, सब जगह काम खत्म, बराबर में क्या आ गया, 4। तो आप सोच रहे क्या आ गया, ये 5 बराबर में 4 नहीं आ रहा। हम ये पूरा संख्या का वैल्यू मान लिए कि किसके बराबर है, 92 के बराबर है। आपके हिसाब से 5 और क्वेश्चन के हिसाब से 4, तो आपके हिसाब से अगर 1 होगा तो क्वेश्चन के हिसाब से कितना, 4/5। आपके हिसाब से क्या है, 100, तो आप निकाल दीजिए 100 का वैल्यू, तो 4/5 और गुना में 100, काट कुट करिएगा कितना आ गया, 80। 5 20 चौका 80। इसका मतलब मूल संख्या कितना था, 80 था। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। फिर समझिए, कोई संख्या था, मान लिए 100। अब 100 में 25% की वृद्धि हुआ, संख्या हो गया 100 × 125/100। फिर क्या हुआ, कमी हुआ 20% का, तो संख्या हो गया 80%, 80/100। फिर 15% का वृद्धि हुआ तो संख्या हो गया 115/100। इस सब का वैल्यू किसके बराबर,
92 के बराबर। तो हम निकाल दिए ओवरऑल कि एक का वैल्यू किसके बराबर, 4/5 के बराबर। तो मूल संख्या हम क्या माने थे, 100 माने थे, तो 100 का वैल्यू 80 आ गया डायरेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ने 2500 रुपए के साथ एक व्यवसाय शुरू किया, ठीक है। पार्टनरशिप का 2 सवाल इस सेट में रखें। अब ये खुद से प्रैक्टिस करिए और बनाइए, थोड़ा सा उससे चेंज किया गया है इस सवाल को। ए कितना रुपया लेके मार्केट में आया, 2500 रुपया लेके आया। बी कितना रुपया मार्केट में लेके आया, 3600 रुपया मार्केट में लेके आया। तो हम क्या कहते हैं, पहले आप इन्वेस्टमेंट देखिए कितना लेके आया, उसके बाद आप टाइम पे जाइए और तब प्रॉफिट पे जाइए। प्रॉफिट होता क्या है, इन्वेस्टमेंट गुने टाइम। अब देखिए टाइम निकालिए। एक साथ व्यवसाय शुरू किया, 2500 रुपए के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 2 महीने बाद बी आया। बी आया कितना महीना बाद, 2 महीना बाद, माने इससे वो 2 महीना कम में रहा है। करा 8 महीने के अंत में, इसका मतलब बिजनेस चला कै महीना, 8 महीना। तो ये 2500 अपन पैसा कितना दिन लगा के रखा मार्केट में, 8 महीना के लिए। लेकिन बी को देख रहे हैं कि कै महीना बाद आया, 2 महीना बाद। अब बिजनेस अगर 8 महीना चला है, कोई 2 महीना बाद आया है शुरू होने के, इसका मतलब ये मार्केट में रहा कै महीना के लिए, 6 महीना के लिए, सीधा बात है। अब प्रॉफिट पे आइए। तब प्रॉफिट का जो रेशियो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट गुना में टाइम, रेशियो लगाइए इधर प्रॉफिट का, इन्वेस्टमेंट गुना में टाइम। 2 जीरो से 2 जीरो। अब काट दीजिए, 4 से 2 बार, 4 से 9 बार, 2 से 3 बार। क्या हो गया, 25 रेशियो में 27। अभी 25 रेशियो 27 क्या निकल के आया, प्रॉफिट निकल के आया। आप और स्मार्ट बनिएगा तो ये 2 जीरो, ये 2 जीरो इन्वेस्टमेंट का शुरू में भी काट सकते हैं, घुमा फिरा के कटना ही तो हम क्वेश्चन में देख लिए, काट दिए, कोई दिक्कत नहीं। हम डायरेक्ट वो लिख सकते थे 25 36, ये 8 महीना, ये 6 महीना बाद खत्म। कितना आ गया, 25 रेशियो 27 आ गया। आगे आइए। अब उनके भाग किस अनुपात से प्राप्त होंगे, भाग मतलब क्या, प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे मिलेगा 25 रेशियो 27 में, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, 25 रेशियो 27। यही पूछता कि टोटल फायदा इतना का हुआ है तो ए को कितना मिलता, तो आप उसका हिस्सा निकाल देते, जो शुरू वाला क्वेश्चन में किए थे। क्वेश्चन नंबर 16, 1 से 20 के बीच की भाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। भाज्य संख्या जो एक और स्वयं के अलावा भी दूसरा से कटे, तब पहला क्या होगा, 1 और 20 के बीच में 4, दूसरा क्या होगा 6, तीसरा 8, चौथा 10, अगला 12, अगला 14, उसके अगला 16, उसके अगला 18। कोई कह रहा है कि अगला 20 लिख देते, लेकिन नहीं, शुरू में ही ना भी सीखे कि 1 से 20 के बीच में, इसका मतलब अगर 20 होगा भी तो हमको कंसीडर नहीं करना है, उसके बीच में होना चाहिए, इसीलिए तो यहीं तक होगा। क्या निकालना है, औसत निकालना है। टोटल कै हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या हम निकल के लाए। और कोई देखिए तो छूट रहा है, 9 भी तो छूट रहा है, 9 भी तो भाज में गिनती होगा। उसके बाद और देख लीजिए, 11 नहीं होगा, 13 नहीं होगा, 15 छूटा, 15 भी तो होगा। मतलब हम डायरेक्ट सम संख्या लिखते चले गए और विषम संख्या को छोड़ दिए थे। तो 9 15 को और एक्स्ट्रा ऐड करिए। अब इस सब हो गया टोटल क्या, भाज्य संख्या। टोटल कितना भाज्य संख्या हो गया, 10। अब सब का जो योगफल होगा उसमें किससे भाग दे देंगे, 10 से, तक क्या निकल के आएगा, एवरेज निकल के आएगा। आगे देखिए। और एक और बात याद रखिएगा कि डायरेक्ट लिखने का तरीका क्यों था, जैसे कि एक होता है संख्या 2, लेकिन 2 तो अभाज्य में गिनती करते हैं, लेकिन 2 के अलावा आप ही बताइए कोई ऐसा सम संख्या होगा जो कि भाज्य नहीं होगा। अगर सम संख्या है तो 2 से कट ही रहा है, और वो अपने आप से कटवे करेगा, 1 से कटवे करेगा, तो 3 को तो आपको ऐसी नजर आ रहा है, और 2 से कटेगा तो कुछ ना कुछ बार में कटेगा ही कटेगा, तो एक और हो गया, तो 4 को तो स्पष्ट आपको नजर आ रहा है। इसका मतलब अगर ज्यादा ज्यादा बीच के अगर पूछेगा, 1 से लेके 50 तक पूछा, आपको नहीं याद है, आप क्या करिएगा, सबसे पहले सम लिखिए, क्या कि सम संख्या होना ही होना है। ये नहीं सोचिएगा कि हमसे छूटा है आप बाद में लिखे हैं, इसीलिए नहीं। आप 4 6 8 10 12 14 16 18, काम खत्म। लेकिन अब आएंगे विषम पे। क्या विषम संख्या बीच में कोई है,
तब देखे कि 3 नहीं, 5 नहीं, 7 नहीं, 9 हाँ होगा, 11 नहीं, 13 नहीं, 15 हाँ होगा, 17 नहीं होगा, 19 नहीं होगा। बस एकदम एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, कैसे बनाना है पेपर में। अब आइए जोड़ दीजिए। 6 4 कितना 10, 10 8 18, 18 10 कितना 28, 28 8 12 कितना 40, 40 और 9 49, 49 में 10 जोड़िएगा तो कितना होगा 59, 59 में 4 जोड़िएगा तो कितना होगा 63 हो जाएगा। यहाँ तक कितना पुर चुका है 63। अब इधर जोड़ दीजिए, 15 तिया 45, एक ज्यादा है तो 46, और 3 ज्यादा है तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। आप अपना तरीका से जोड़िए। 9 3 12 के 2 हासिल 1, 6 4 10 के 11, फल कितना है 111। फिर समझिए कैसे, जो एक और तरीका है इसको जोड़ने का। पहले सब 10 वाला को छांट लीजिए। 6 4 10, 8 18 10 28 और 12 40। इतना तो स्पष्ट हो गया कि 40 है 12 तक। आगे देखिए, इस 14 में 16 जोड़िए तो सीधा 30 आ रहा है, तब फिर 30 बढ़ गया 70 हो गया। अब यहाँ देखिए 15 है, यहाँ भी तो 15 है कम से कम, तब 15 15 30 और 3 एक्स्ट्रा, अब फिर इतना 9 जोड़ दीजिए। इसी से करके जोड़िए। अभी नहीं किए क्या कि जोड़ना, कुछ ना कुछ दिमाग लगाना है कि हम जल्दी कैसे जोड़े। आया कितना 112, तो यहाँ लिख दीजिए 112। एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। औसत क्या निकल के आया 11.2। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 में आइए। दो संख्याएं तीसरी संख्या का क्रमशः 20% और 50% है। फिर से समझिए, दो गो कोई संख्या है, मान लेते ठीक, कोई पहला संख्या होगा कोई दूसरा संख्या होगा। तीसरी संख्या का मतलब तीसरी संख्या भी है। अभी जो दोनों संख्या, तीसरी संख्या का 20%, हम मान लेते हैं कि तीसरी संख्या कितना 100 है। अब तीसरी संख्या का 20% है कौन पहला, तो 100 का 20% कितना होता है 20। और दूसरी संख्या जो है कितना है 50%, तो 100 का 50% कितना 50। मतलब अगर तीसरा संख्या 100 है तो पहला संख्या 20 और दूसरा संख्या 50 होगा। कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। ये जो 20 है वो 50 का कै परसेंट है। आप मान लेते हैं कि 50 का x% है क्या 20। यही ना पूछा है कि जो पहली संख्या है, ये जो पहली संख्या है ये दूसरी संख्या का कै परसेंट है, तो हम मान लेते उसका x% है। बात खत्म। 50 से कटा 2 बार में, x बराबर कै परसेंट निकल के आ गया 40%। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। 10% और 20% की क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट क्या होगा। याद है, करा चुके हैं पहले सेट में। 10 + 20 करिए और माइनस में 10 × 20 करिए और बटा में 100 करिए, कितना आ जाएगा 28% आ जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन कई बार हो चुका है इस टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। दो संख्या ए और बी का अनुपात 5:8 है। दो संख्याएं, एक ए है और एक बी है। इसका रेशियो क्या है 5, इसका रेशियो 8 है। यदि ए और बी में प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए, इसमें भी अगर आप 5 जोड़ दीजिएगा और इसमें भी अगर आप 5 जोड़ दीजिएगा, तो नया जो योगफल आएगा उसका रेशियो फिर काट कूट करिएगा तो क्या आएगा 2 से 3। ये रेशियो दिया हुआ है, ध्यान में रखना है। और ये भी रेशियो ही दिया हुआ है। ई 5 दूसरा, ई 5 दूसरा है, ई 8 दूसरा चीज है, ई 5 दूसरा चीज है। ये रेशियो ही एक्चुअल डाटा है 5। अब इसका 2 मेथड सीखिए, एक शॉर्टकट सीखिए और एक बेसिक सीखिए। जो एक बार सीखिए, बेसिक दोबारा नहीं जानना है। मान लेते हैं कि संख्या पहला क्या है 5x, दूसरा संख्या हम क्या मान ले 8x मान ले, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब कह रहा है कि ए और बी प्रत्येक में 5 जोड़ा जाए। पहला संख्या में भी अगर आप 5 जोड़ रहे हैं और दूसरा संख्या में भी आप 5 जोड़ रहे हैं, तब अनुपात 2:3 हो जाता है। तब दोनों के काट कुट करते हैं ना, तो क्या मिलता है आपको 2:3 मिलता है। अब क्रॉस गुना कर दीजिए, 5 से क्या x हो जाएगा 15x, प्लस में कितना होगा 15। जब 2 में इससे गुना करिएगा तो क्या होगा 16x, और प्लस में क्या होगा 10 होगा। आप क्रॉस गुना करिए, इधर करिए, 16x में से 15x घटेगा क्या बचेगा x, ये 15 में से इधर 10 घटेगा क्या बचेगा 5। इस x का मान कितना आ गया 5 आ गया। ए और बी में अंतर क्या है, पहला संख्या आप क्या माने थे 5x माने थे, इसका मतलब है 5 × 5 कितना आ गया 25। दूसरा संख्या आप क्या माने थे 8x माने थे, तो क्या आ गया 8 × 5 मतलब क्या हो गया 40। ये दोनों के बीच का अंतर कितना का हो गया 15 का। हमारा आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी। एक बार फिर समझिए, क्वेश्चन है
कि रेशियो में दिया हुआ है ए और बी कितना 5:8। अब 5:8 में तब मान लिए कि संख्या कितना 5x और दूसरा संख्या 8x। प्रत्येक में 5 5 जोड़ा जाए तो नया अनुपात 2:3 बनता है। इसका मतलब काटने कूटने के बाद क्या बनता है 2:3। अब यहाँ से आप सीधा क्या करिए आड़ी तिरछी गुना करिए, गुना की x का मान निकल गया। इसका मतलब पहला संख्या 5 × 5, दूसरा संख्या 8 × 5, अंतर निकाल दिए 15 का। अब शॉर्टकट समझिए, इसमें क्या है कि सबसे पहले डिफरेंस को मेंटेन करना पड़ता है। 5 से 2 का डिफरेंस 3 है, 8 से 3 का डिफरेंस 5 है। क्या दोनों डिफरेंस बराबर है? नहीं है। बराबर करिए। ये 2 और 3 के बीच में कितना का अंतर है? 1 का। तो पूरा मटेरियल में आप 1 से गुना कर दीजिए। 5 और 8 में कितना का अंतर है? 3 का। तो पूरा मटेरियल में आप 3 से गुना कर दीजिए। 5 में 1 से गुना करिएगा क्या आएगा? 5 आएगा। 8 में 1 से गुना करिएगा क्या आएगा? 8 आएगा। 2 में 3 से गुना करिएगा क्या आएगा? 6 आएगा। 3 में 3 से गुना करिएगा क्या आएगा? 9 आएगा। कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। 8 से 9 कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। अब देखिए तो हर जगह सेम सेम चीज नहीं बढ़ रहा है, 1 आपके हिसाब से, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 1 नहीं बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है। तो 1 का वैल्यू किसके बराबर? 5 के बराबर। तो ये 5 का वैल्यू किसके बराबर? 25 के बराबर। तो ये 8 का वैल्यू किसके बराबर? 40 के बराबर। तो एक संख्या आ गया 25, एक संख्या आ गया 40। इसका मतलब दोनों के बीच का जो अंतर हुआ कितना हो गया? 15 का हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। यदि 15 श्रमिक 48 घंटे में एक सड़क का निर्माण कर सकते हैं तो 30 घंटे में समान निर्माण के लिए, मतलब काम वही है, कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी? क्या करते थे? MWH ऊपर रखते थे, वर्क को नीचे रखते थे। काम कै गो है? एगो। 15 गो मजदूर लगा। कै घंटा लगा? 48 घंटा। और कुछ दिया हुआ है? दिन घंटा समय और नहीं है। ये बराबरी ना होगा किसको? फिर वही काम तो वही एक काम करवाना है। कै दिन घंटा में? 30 घंटा में। तो लिख दीजिए गुणित 30 घंटा। कै गो मजदूर नहीं पता तो 1 से लिख दिए। काट कुट कर दीजिए। 15 से 2 बार में, 2 से 24 बार में। इसका मतलब x का मान कितना आ गया? 24 आ गया। कार्य करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी? तो कितना श्रमिक लगेगा? 24 श्रमिक लगेगा। कभी कभी क्या होगा, कितने और मजदूर की आवश्यकता होगी? तो पहले से 15 गो है, अब अगर काम कराना होगा वही काम, तब चाहिए 24 को कम समय के लिए। इसका मतलब 9 गो मजदूर बढ़ाना पड़ेगा। तो कभी कभी इस बात पे भी ध्यान दीजिएगा। आइए, अब हो गया। हम लोग आज 6 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। आज का सेट आपको बाकी 5 सेट से एकदम डिफरेंट लगा होगा। आप कोशिश कीजिए समझने का, एक बार नहीं हो रहा है 2 बार में वीडियो देखिए। और अगर डाउट लग रहा है फिर भी आप कमेंट करके बताइए, उसा हुआ तो TRE 4 के लिए चैप्टर वाइज शुरू किया जाएगा। चलिए, थैंक यू।